पढ़ाया नहीं है, पढ़ाएंगे तब फिर और भी आइडिया आएगा। ऐसे आपको मैंने थोड़ा सा उसका फ्रेमिंग बता दिया है। चलिए, संथाल विद्रोह के परिचय के बारे में हमने बता दिया कि कैसे परिचय देना है। छोटा, ऐसा नहीं कि सिर्फ परिचय पढ़ते पढ़ते ही मतलब मेन प्रश्न जो पूछा गया है वहाँ तक पहुँच ना सके। 3 से 4 लाइन, अधिक से अधिक प्रयास करें तो 5 लाइन, ठीक है। यूपीएससी वाले तो बहुत कम 2-3 लाइन में ही आपका परिचय दे देते हैं। और परिचय लिखना इतना आसान नहीं है। कई लोग जो है परिचय मतलब स्टार्ट करते हैं तो अंत ही नहीं होता है। अब किसी चीज़ संदर्भ को अच्छे से समझ रहे हैं तो लोभ लगता है कि हाँ मेरे पास तो नॉलेज का खजाना है, इसको कैसे यहाँ पे छोड़ दें। तो आपको कंट्रोल करना है कि कुछ महत्वपूर्ण बात को परिचय में डालना है, और जो नॉलेज है आप बॉडी में लाइए ना घुसा के, यहाँ पे करना है। तो उस चीज़ को हम लोग को कंट्रोल करना है, और फिर बढ़िया से सारगर्भित, संक्षिप्त और प्रश्न के अनुसार आपका परिचय हो जाए। 5 लाइन मैंने बताया तो बहुत ज़्यादा, नहीं तो 3 से 4 लाइन अच्छा माना जाता है, ठीक है। इसके बाद फिर हम लोग इसके अन्य पहलुओं पर चर्चा करेंगे। हो गया पूरा? इंट्रोडक्शन बस फैक्ट बेस्ड होना चाहिए, थोड़ा फैक्ट होना चाहिए, थोड़ा आगे कहाँ पे आप जाना चाह रहे हैं वह भी दिखना चाहिए, है ना। और संक्षिप्त में होना चाहिए, सारगर्भित होना चाहिए, लिख से हट के नहीं होना चाहिए, प्रश्न के अनुसार होना चाहिए। हाँ 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 बिल्कुल, मेंस है आपका, कॉन्सेप्ट है यहाँ पे। एकदम ये डिट्टो फैक्ट नहीं मार देना है। जैसे याद नहीं आ रहा है किसी को 1855-56 तो 1860 लिखेंगे, 1860 के दशक में। या तो कुछ लोग तो ऐसे लिखते हैं कि 19वीं सदी के मध्य में, हो सकता है ना, 19वीं सदी के मध्य में, ऐसे भी आप स्टार्ट कर सकते। जितना जिसको जहाँ तक जो मतलब अप्रोच है जिस अनुसार से, उस अनुसार से लिखते हैं। चलिए, मैंने परिचय बता दिया। प्रश्न अब जो आएगा वह आएगा कारण का। हंसते खेलते सब पढ़ लेंगे। देखिए, कारण, ये होता है इसका फ्लो चार्ट। कई लोग मानते हैं कि फ्लो चार्ट इसलिए डालना चाहिए कि आप जो भी रामायण कथा और महाभारत वहाँ पे लिखने वाले हैं, मतलब कहानी लिखने वाले हैं, तो आप उसको फ्लो चार्ट के माध्यम से यदि पहले दर्शा देते हैं तो एग्जामिनर को भेजा पे ज़्यादा बल नहीं पड़ता है। वो पहले समझ जाते हैं कि आपने क्या लिखा। और इसको कहा जाता है सिविल सर्विसेज एक एप्टीट्यूड, यानी आपका अप्रोच। जब आप ऑफिसर बनेंगे तो कहा जाता है कि इतने आपके पास प्रेशर होगा कि कोई भी आवेदन लेके आएगा तो आप सेवा में श्रीमान महाशय ये सारा पढ़ते पढ़ते उतना आपके पास वक्त नहीं है। कुछ मूल चीज़ों को आप देखेंगे और फिर आप समझ आएंगे कि क्या कहना चाहता है, और फिर सहमति दे देंगे। या तो फिर आपका जो पीए वगैरह होगा या जो कर्मचारी वगैरह होंगे उसे बोलेंगे ठीक है पढ़ लिया ना, क्या मुद्दा है, ठीक है, सिग्नेचर कर दिए। तो ये प्रशासनिक लेखन है, यानी कि आपको स्टैटिस्टिक्स के तरह, यानी कि देखते साथ ही आपको पता चल जाना चाहिए कि आपने क्या लिखा है, कहाँ तक आपने लिखा है। अब जब ये फ्लो चार्ट में समझ जाएगा कि इसमें कौन कौन सा कारण उन्होंने बताया है, तो सबसे पहले भाई तो इसने राजनीतिक कारण बताया है, पॉलिटिकल रीजन। विद्रोह का कौन सा रीजन होगा पहला, तो पॉलिटिकल रीजन। तो उसके मन में प्रश्न आएगा कि नहीं कि और चलो थोड़ा देखते हैं पॉलिटिकल रीजन ये बताया है तो इसमें क्या क्या उन्होंने लिखा है ना। इसके बाद आपने बता दिया कि आर्थिक कारण, आपने बता दिया सामाजिक और धार्मिक, इसी में जोड़ दिया, ठीक है। आपने बता दिया थोड़ा सांस्कृतिक, कारण। फिर इसके बाद आपने बता दिया तात्कालिक कारण, या तो फिर और भी कारण आ रहा है तो अन्य कारण अलग अलग कितना पॉइंट लिखेंगे तो इसको अन्य कारण कह दीजिए, उसी में लिख दीजिएगा। और लास्ट में लिख दीजिए तात्कालिक कारण, कि उस समय जो इमीडिएट घटना जो घटी थी क्या घटी थी।
कारण में कितना पॉइंट हो गया? 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 4, 5 पॉइंट। समझ में आ गया? अगर सर एग्जाम प्रेशर में उतना कारण नहीं मतलब जल्दी में नहीं आया तो कैसे हैंडल करेंगे? याद देखिए, ये आपको लेखन, इसलिए तो टेस्ट दिलवाया जाता है ना, टेस्ट। अब देखिए इतिहास लिख रहे हैं तो आपका इतिहास का कुछ की किस कारणों को इम्पोर्टेंट मतलब लिखना कंपल्सरी में जहाँ पे मार्क्स ना करें? नहीं, इसमें सभी में है। आप इतना देखिए, एक तो ये पॉइंट लिखने से आपका क्या हो जाएगा कि आप इस पॉइंट के इर्द गिर्द ही घूमेंगे, आप अपने जो टॉपिक से भटकेंगे नहीं, इसके इर्द गिर्द ही रहेंगे। पॉलिटिकल रीजन जो है उसका चर्चा करें, और इतिहास में जब भी लिखते हैं तो ये 4 पॉइंट तो याद ही रखना चाहिए: सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक। 4 इतना याद रखिए। ज़रूरत पड़े जहाँ धार्मिक वाला को तो धार्मिक उसी में अलग से कर दीजिए, या तो फिर सामाजिक में ही कर दीजिए, या सांस्कृतिक में ही कर दीजिए। नहीं, भौगोलिक कारण इसमें नहीं डालना है, उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। तो ये 4 कारण यदि याद रहता है तो 5वां ऑटोमेटिक। कोई भी कारण के लिए कोई इमीडिएट कारण तो होगा उस समय, ऐसे कोई भी घटना के लिए एक कोई कारण जिम्मेवार नहीं होता है। यदि कोई विद्रोह होता है, क्रांति होती है, उसके पीछे कई कारण हैं, और कई कारण हैं। तो ये क्या है कि आप इतिहास लिख रहे हैं तो इतिहास लिखने के लिए एक आपका ये थॉट बताता है कि इतिहास लिखने के लिए, मैंने इतिहास का परिभाषा प्रारंभिक क्लास में ही बताया था। इतिहास किसे कहते हैं? इतिहास बीती हुई घटनाओं का क्रमिक अध्ययन है, जिसके अंतर्गत हमें सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक जीवन के बारे में अध्ययन या तो जानकारी प्राप्त होती है। तो हो गया ना, सारा चीज़ आ गया। आप इतिहास लिख रहे हैं तो इतिहास के परिभाषा में यही सारा चीज़ लिखा हुआ है। तो इतिहास की जानकारी ही हमारा इन पहलुओं से मिलती है, तो हमको ये सारा चीज़ लिखना ज़रूरी बनता है। इतना लिखना चाहिए। अब रही बात याद एग्ज़ाम में क्या आ रहा है, तो इसी का तो तैयारी करना है कि याद कितना आएगा। ठीक है, चलिए। अब राजनीतिक कारण, तो राजनीतिक कारण में हम लोग एक एक करके चर्चा करेंगे कि राजनीतिक कारण में क्या क्या हम लोग लिखेंगे। राजनीतिक कारण में सबसे पहला जो राजनीतिक कारण होगा संथाल विद्रोह का, तो ये बताया जाएगा कि आपको पता होना चाहिए लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में 1793 में क्या घटना घटी होती? अस्थाई बंदोबस्ती। अस्थाई बंदोबस्ती, तो अस्थाई बंदोबस्ती 1793 में जब लागू किया गया बंगाल प्रेसिडेंसी के क्षेत्र में, तो बंगाल प्रेसिडेंसी के अंतर्गत ही तो ये संथाल परगना वाला क्षेत्र आता था, तो यहाँ भी लागू किया जाएगा। ठीक है, अब जब यहाँ लागू किया जाएगा तो आपको एक चीज़ पता रहना चाहिए, भारत के कोई भी क्षेत्र में जनजाति विद्रोह हुआ है, लगभग सब का कारण एक ही रहा है, क्योंकि ये जनजातियों का कुछ अपना सेंटिमेंट जुड़ा हुआ है अपने भूमि से, कुछ उसकी विशेषताएं हैं। जैसे जितने भी जनजाति हैं वह जंगलों में रहते हैं, पहला विशेषता यह है, या तो कोई इंटीरियर क्षेत्र में रहते हैं, पहाड़ वाला क्षेत्र में हो सकता है, यानी कि समाज की जो मुख्य भूमि है उससे वह थोड़ा अलग रहते हैं। और संथालों से या जनजातियों से जुड़ा हुआ ये मान्यताएं हैं कि जनजाति लोग जल, जंगल और ज़मीन, उस पर अपना अधिकार जताते रहे हैं। स्टार्टिंग से ही, शुरू से जल, जंगल और ज़मीन, उस पर अपना अधिकार मानते रहे हैं, और उनके अपने संस्कृति से बड़ा गहरा लगाव है।
उसका जैसे ट्रेडिशन, उसका पूजा पद्धति, उसका खान पान, उसका पहनावा ओढ़ावा, ये संस्कृति के अंतर्गत आता है। इससे इनका बहुत गहरा लगाव है और इस संस्कृति को वो बदलना नहीं चाहते, और जिसके कारण कोई भी बाहरी व्यक्ति उसके सांस्कृतिक मामले, उसके राजनीतिक मामले, उसके आर्थिक मामले और सामाजिक मामले में हस्तक्षेप करेगा तो निश्चित है उसका सारा जो है यानी कि सामाजिक आर्थिक पूरा जीवन प्रभावित होगा। जब प्रभावित होगा तो असंतोष की भावनाएं आएगी, और जब असंतोष का भावना आएगा तो फिर वो क्या करेगा? रिवोल्ट करेगा। अंग्रेज़ों के समय में भी ऐसा ही हुआ। 1793 में जब अस्थाई बंदोबस्ती लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय पारित किया गया तो यह व्यवस्था कहाँ पे ला दी गई? बंगाल प्रेसिडेंसी में, यहाँ संथाल परगना के क्षेत्र में भी, संथाल जहाँ लोग रहते हैं, राजमहल के पहाड़ियों में भी, के आसपास के क्षेत्रों में ये लागू की गई। मैंने कीवर्ड क्या बताया कि जनजातियों को जंगल, जमीन और जंगल, जल और ज़मीन से बहुत लगाव है। ये किससे जुड़ा हुआ चीज़ था? ज़मीन से। अस्थायी बंदोबस्ती ज़मीन पर ही तो लागू किया गया था। जनजातियों का एक विधा था खेती करने का, उसको पड़ू विधि या झूम विधि खेती कहा जाता है, जिसको कि स्थानांतरित खेती है ना, उसको ट्रांसफ़र एग्रीकल्चर भी कहा जाता है। एक जगह से एक जगह खेती कर लिया, इसके बाद फिर दूसरे जगह पे बदल करके खेती करते हैं। इसका रीज़न यह है कि एक ही जगह पर बार बार खेती करने से भूमि का फर्टिलिटी क्या हो जाता है, उसमें गिरावट आती है, और दूसरे जगह पर खेती करने के बाद पुनः उसी उर्वरता के साथ वो खेती करते हैं। जनजातियों में विधि काफ़ी प्रचलित था, और कहा जाता है कि वो जंगल पर अपना अधिकार तो जताते ही थे, यानी अपना खुद भूमि का स्वामी मानते थे, लेकिन यहाँ पे इस व्यवस्था के तहत जमींदारों के अधीन सारे ज़मीन को सौंप दिया गया। तो जनजातियों का भी ज़मीन कहाँ पे आ गया? जमींदारों के अधीन। और जमींदार जैसे ही वहाँ पे आए तो इन्हें अब अंग्रेजी सरकार को राजस्व या तो फिर इसको क्या कह सकते हैं, लगान या टैक्स भुगतान करना था। और टैक्स का रेट क्या होगा? हाई। अधिक से अधिक जब टैक्स का रेट होगा तो फिर भारत का इसका पूरा भौगोलिक क्षेत्र को देख लीजिए। आज भी भारत में जो कृषि की जाती है तो उसमें सिंचाई मुख्य रूप से किस पर निर्भर हैं हम लोग भारत में? मानसून पर। आपको एक डेटा बताते हैं। 1950 ईस्वी जिस समय भारत आज़ाद हुआ और संविधान लागू हुई, उस समय तक की बात कहा जाता है, या तो आज़ादी से पहले एक डेट याद रखिए 1943। आज़ादी से पहले 1943 में एक बहुत बड़ा भयंकर अकाल पड़ा था भारत में, और इस अकाल में लगभग कहा जाता है कि 40 लाख लोग जो है भूखे मर गए थे। 40 लाख लोग भूखे मर गए थे इस अकाल में, और आज़ादी से पहले ये सबसे बड़ा अकाल था। रीजन नहीं, अकाल में मतलब खेती बारिश नहीं होना और बारिश नहीं, मानसून नहीं आने के कारण, मतलब उस समय तक भारत में जो सिंचाई का जो क्षेत्र था कुल भूमि का, कहा जाता है कि 10% से भी कम था, जो कि कृत्रिम तरीके से सिंचाई होता था, आर्टिफिशियल तरीके से जो सिंचाई होता था खेत में, 10% से भी कम। और वर्तमान समय में ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद से लेकर के अब तक कुल भूमि का मात्र 40% भाग में सिंचाई का साधन उपलब्ध है, और आज भी 60% जो कृषि का क्षेत्र है वह किस पर आश्रित है सिंचाई के लिए? मानसून पर। मानसून अच्छी होगी तो उत्पादन अच्छी होगी, मानसून नहीं अच्छी होगी उत्पादन नहीं होगी। जिस वर्ष मानसून नहीं आएगी, खेती अच्छी नहीं होगी, तो लगान कहाँ से चुकाएगा? लगान चुका नहीं सकता है। ज़मींदारों को पावर इतना दिया गया था, उसको दरोगा का पावर था। यदि कोई भी व्यक्ति या कोई भी काश्तकार या किसान या फार्मर
लगान को नियत समय पे जो निर्धारित की गई है नहीं चुका पाए तो या तो उसकी ज़मीन नीलाम कर दी जाएगी या तो उसको डरा धमका करके किसी भी तरीके से शोषण करके टैक्स लेना था। तो इस डर से किसान क्या करते थे कि कर्ज यानी लगान चुकाने के लिए महाजन और सूदखोरों के पास लोन लेने के लिए, कर्ज लेने के लिए जाते थे। बैंकिंग सिस्टम तो थी नहीं उस तरह से, और जैसे ही कर्जदार के पास, जिसको सेठ साहूकार या तो महाजन कहेंगे, उसके पास जाते थे तो ऊंचा ब्याज दर कैसा? ऊंचा। और ऊंचा ब्याज दर होने के कारण कि जितने भी किसान थे सिर्फ ब्याज दर ही चुका पाते थे, उसमें भी उसको नहीं चुका पाते थे और मूलधन तो चुका ही नहीं पाते थे। और इसके कारण बाहरी जो किसान, जो ज़मींदार, इसको ये बोलें महाजन होते थे या सूदखोर होते थे, उसके ऊपर कर्ज चुकाने के लिए दबाव डालते थे। नहीं चुका पाने के कारण उसकी ज़मीनें लिखवा लेते थे। ऐसा आज भी होता है। उसके साथ शोषण किया जाता था, बाहरियों का शोषण बढ़ता जाता था। इसलिए बाहरियों का शोषण, अंग्रेज़ों का ज़मींदारी व्यवस्था, यह सारे जो है संथालों के लिए सबसे खतरनाक था। और इसको एक तरह से कहें कि शोषण के तौर पर या देख रहे थे, यह भी एक असंतोष का कारण था। ठीक है, राजनीति में ये आ गया। चलिए दूसरा, आर्थिक। पहले समझ लीजिए, आपको लिखना भी है, हम लिखवाएंगे भी। आप इसलिए नहीं बोले कि मेंस पढ़ने के लिए थोड़ा टाइम तो देना ही ना पड़ेगा, इंग्लिश में भी लिखवाएंगे। देखिए, चलिए देखिए, आर्थिक कारण में क्या करना है। मैंने पहले भी बताया कि यह संथाल लोग की जो अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से भूमि से जुड़ी हुई थी। पडु विधि या तो झुम विधि से खेती करते थे, लेकिन यहाँ पे जब इस पर राजस्व का भार अधिक हो गया तो निश्चित है कि यह भी विद्रोह करना स्टार्ट करेंगे। मिला जुला करके औपनिवेशिक शासन के राजस्व दर जो ऊंची होने के कारण, वह चुका नहीं पाने के कारण, यहाँ भी राजनीति में भी डालेंगे, थोड़ा सा यहाँ भी डाल करके इसको कंप्लीट करेंगे। दूसरा, सामाजिक और धार्मिक। सामाजिक और धार्मिक रीजन में आप देखेंगे कि जनजातियों की एक अलग सामाजिक व्यवस्था है और अपना अलग पूजा पद्धति है। सामाजिक व्यवस्था क्या कि सामाजिक व्यवस्था के अंतर्गत इनका एक अपना परहा पंचायत होता था। कई जनजातियों की बस्ती मिला करके एक मुखिया होते थे जो कि उस पूरे बस्ती, उसके सारे चीज़ों को देखभाल करते थे। एक प्रकार से स्थानीय शासन आप इसको बोल सकते हैं, स्थानीय प्रशासन, जो कि वहाँ के लोगों के द्वारा ही देखभाल करते थे। और इस परहा पंचायत से जनजातियों का इमोशन जुड़ा हुआ था, खास करके संथालों का। और अंग्रेजी सरकार आने के बाद इस परहा पंचायत को क्या कर दिया? ख़त्म कर दिया, भंग कर दिया। और भंग करने के बाद जो इसका इमोशन परहा पंचायत से जुड़ा हुआ था, उस इमोशन में क्या लगा? ठेस लगा, एक असंतोष की भावना यहाँ भी थी। दूसरा, इसका एक पूजा पद्धति है, खास करके ये लोग प्रकृति का पूजक होते हैं और ये अपने पुजारियों को, पुरोहितों को पाहन कहा करते थे। पाहन, पाहन समझ रहे? पुजारी। और ये जो पाहन होते थे उस पर बहुत गहरा आस्था होता था जनजातियों का। संथालों का बड़ा लगाव होता था उनसे। कहा, ये लोग मानते थे कि ये जो पाहन होते हैं हमारे ईश्वर और हमारे पूर्वजों के बीच में ये संबंध को स्थापित करते हैं। या तो हमारे जो सामाजिक जीवन है यानी हमारा जो अस्तित्व है और ईश्वर के अस्तित्व, दोनों के बीच में एक कड़ी का काम करते। कौन? पाहन। लेकिन आपको पता है कि 1813 ईस्वी में जो चार्टर एक्ट आया, उस चार्टर एक्ट के तहत भारत में ईसाई मिशनरियों का प्रवेश की अनुमति मिल गई थी।
जिसके कारण कि ईसाई मिशनरियों का जो चूज पॉइंट था, यानी जो सबसे ज़्यादा उन्होंने रिलीजन के प्रचार प्रसार के लिए स्थान को चयन किया, वो कौन सा क्षेत्र में था? जनजातियों का ही क्षेत्र था। और इन जनजातियों के क्षेत्र में जब ईसाई मिशनरी काम करना स्टार्ट किया तो इसका जो प्राकृतिक जो रिलीजन है या तो पाहन सिस्टम है वो क्या हो जाएगा? एक खतरे का यहाँ पे स्थिति आ जाएगा। और अपने संस्कृति अपने धर्म को बचाने के लिए निश्चित है कि यह विद्रोह करेंगे। तो 3-4 कारण हो गया। संस्कृति, सांस्कृतिक कारण। सांस्कृतिक कारण में क्या हम लोग पढ़ेंगे? जंगल से जुड़ा हुआ इनका जीवन होता था। ये कंदमल फल फूल और या तो शिकार करते थे। इनका अपना रहन सहन होता था, इसका पूजा पद्धति होता था। सब में अंग्रेजों ने हस्तक्षेप करना स्टार्ट कर दिया, धर्म परिवर्तन करवाना स्टार्ट कर दिया, है ना। जंगलों को दोहन करना स्टार्ट किया। जंगल, जल, जमीन, इन सारे चीज़ों से इनको वंचित करना स्टार्ट कर दिया था, जो इससे सांस्कृतिक जुड़ाव था। और निश्चित है कि जब इस पर अटैक करेंगे जनजातियों में क्या होगा? असंतोष की भावना खास करके संथालों में बढ़ेगी। और कहा जाता है कि अन्य कारणों में, अब लास्ट अन्य कारण में इसको बताइए। आपको पता होना चाहिए 1860 के दशक में बिहार में भागलपुर से वर्धमान जो बंगाल का क्षेत्र है वहाँ पे रेलवे लाइन बिछाया जाने वाला था। कौन सा लाइन? रेलवे लाइन। और रेलवे लाइन बिछाने के क्रम में कई जनजातियों को मजदूर के तौर पर यहाँ पे यूज़ किया गया और सस्ते दरों पर मजदूरी, यहाँ तक कि कई लोगों को मजदूरी भी नहीं दिया जाता था। और मजदूरी नहीं दिए जाने के कारण लोग को जब मतलब ये मांगते थे मजदूरी दीजिए तो इसके ऊपर शोषण ढाया जाता था, बेगारी करवाया जाता था। कई बार तो इन्हें पीट कर मारा भी जाता था, इतना शोषण था। अब इतने सारे शोषण को मतलब इतना सारा शोषण झेलेंगे तो निश्चित है कि विद्रोह की भावना आएगी ही। कहा जाता है इसका तत्कालिक कारण तब देखने को मिला। अब तत्कालिक कारण देख लीजिए। तत्कालिक कारण यह होगा कि इन जनजातियों के क्षेत्र में यानी संथालों के क्षेत्र में एक दरोगा जिसका नाम महेश लाल होंगे या तो महेश बाबू उनको कहा जाता है। वह जाके एक संथालों के ऊपर चोरी का आरोप लगाया कि चोरी किया है इन्होंने, और उन्हें गिरफ्तार करने के लिए ये दरोगा साहब पहुँचे। कहा जाता है उग्र रूप से जो संथाल थे इन्होंने अटैक किया इन पर और इन्हें हत्या कर दी, मार दिया। अब मारने के बाद अब विद्रोह क्या हो जाएगी? भड़क जाएगी। ये तत्कालिक कारण था। ठीक है।